दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश का मतलब सरकार नहीं होता है। सरकारें तो आती जाती रहती है। देश का मतलब तो वहां के नागरिक होते हैं और नागरिक ही सरकार को बनाते हैं और प्रतिकूल लगे तो फिर उसे हटा देते हैं। लेकिन किसी सरकार को अगर यह लगने लगे कि वही देश है और उस सरकार की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में बैठकर दिल्ली की सीमा पर जमे हुए उन किसानों को संदेश मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए देते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि इस देश के सरकार और प्रधानमंत्री के सरोकार अब किसानों से कट चुके हैं। आंदोलन के लिए बैठे हुए किसान दिल्ली की सीमा पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। कोई संवाद सीधे नहीं करेंगे। कभी बनारस से संवाद होगा, कभी किसी दूसरे राज्य के जरिए संवाद होगा, कभी इस देश की जो फिक्की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें संबोधित करते हुए संवाद होगा। और आज संवाद तो मध्य प्रदेश के किसानों के जरिए कर दिया गया और खुले तौर पर बताकर किया गया। जो कानून है इस देश की कृषि अवस्था में सुधार लाने के लिए कानून है, यानी उससे पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए बकायदा भंडारण के आंकड़े दे दिए गए, एमएसपी की कीमत किस रूप में बढ़ाई गई इसके आंकड़े दे दिए गए, किसानों को कितनी रकम दी जाती है इसके आंकड़े दे दिए गए और चेताया गया एक लिहाज से उन पॉलिटिशियंस को इस देश के भीतर में जो इससे पहले इस देश में किसानों की स्थिति को जर्जर करते चले आ रहे थे। कोई दो मत नहीं है, इस देश में किसान और किसानी को लेकर कभी कोई सरकार गंभीर नहीं रही है। लेकिन यह भी सच है कि मौजूदा वक्त में सरकार इतनी गंभीर हो गई कि उसने पूरी किसान समुदाय को मजदूर बनाने की दिशा में कदम उठाया। इस देश में जिनके पास पूंजी है उनको किसानी में लाने का एक रास्ता कानूनी तौर पर बनाया, यह भी सच है। तो क्या वाकई देश एक ऐसी नाजुक परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां इस देश के भीतर में सरकार खुद को ही देश मान रही है और नागरिकों को समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने आंदोलन को लेकर मांग किससे करें? जिससे मांग कर रहे हैं वह तो खुले तौर पर किसी दूसरी दिशा में चेहरा कर जानकारी दे रहा है कि वो सही है। रास्ता कहां से निकलेगा? और रास्ता अगर नहीं निकल रहा है तो इसके कई मतलब होंगे, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से आज प्रधानमंत्री ने जिन भंडारण का जिक्र किया उसमें इस बात को माना कि इस देश के भीतर में अनाज भंडारण की पूरी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस बात को माना कि हमने एमएसपी बहुत बड़ी तादाद में बनाई है, लेकिन इस पे खामोशी साध गए कि उस एमएसपी पे खरीदार कहां है, खरीदता कौन है। सरकार जो खुद खरीदती है वो कितनी बड़ी तादाद में उसकी खरीद है वह तुलना पिछली सरकारों से कर रही है, लेकिन इस बात पर खामोशी बरते हुए है कि दरअसल एमएसपी पर उसकी खरीद यहां के 6% किसानों के हाथ में ही आ पाती है। हमें लगता है कि यह सरकार खुद कैसे चल रही है, आज इन आंकड़ों को आप समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनके भीतर इस उम्मीद को तो जगना चाहिए और जगाना भी चाहिए कि दरअसल ये सरकार जो चल रही है यह किसी दूसरे ग्रह से उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, कोई रसद कोई तीसरा देश नहीं दे रहा है, बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के नागरिक जो भी खरीदते हैं, जिस भी रूप में जिस भी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, उसका भी पैसा यह सरकार लेती है, तभी यह सरकार चल रही है। यानी इसी देश के खनिज संसाधन, इसी देश के किसान मजदूर, इसी देश के नौकरशाह, इसी देश के भीतर में हर तबका जो भी जैसे रह रहा है उसी का पैसा सरकार के पास आता है, तभी यह सरकार चल पाती है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने आंकड़ों की फहरिस्त खोलनी शुरू की तो उसमें बहुत चीजें इस रूप में बताई जिससे किसान को लगे वाकई उसके लिए तो यह सरकार मर मिटने को तैयार है। मसलन सीधे खाते में पैसा पहुंचाते हैं किसान सम्मान निधि के जरिए और हर बरस 75,000 करोड़ रुपया दे देते हैं, रकम बड़ी है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया हम ही तो किसान के खातों में पहुंचाएंगे जो हमने किसान सम्मान निधि के तहत दिया है। लेकिन इस रकम को अगर इस देश के जिन किसानों तक पहुंच भी रही है रकम, जो हर 4 महीने में 2,000 रुपए पहुंचती है, हर साल 6,000 रुपए पहुंचती है, उनकी तादाद इस देश में लगभग 8.5 करोड़ है। हालांकि कुल किसानों की तादाद लगभग 12 करोड़ है, लेकिन 8.5 करोड़ लोगों को भी अगर
ये सरकार किसान सम्मान निधि का जो पैसा देती है वो आप जानकर हैरत में होंगे, हर किसान परिवार के हिस्से में प्रतिदिन का आता है 50 रुपया, उससे भी कम। 365 दिन में 6,000 रुपए, इसी को वो जोड़ते चली जा रही है। इस बात का जिक्र नहीं कर रही है कि इस देश के भीतर में जब से सरकार कह रही है कि रिफॉर्म आ जाना चाहिए, तब से लेकर अभी तक इस देश के भीतर में लगभग 4.5 लाख किसानों ने खुदकुशी भी की है। इस 6 सालों में, बीते 6 सालों में भी किसानों ने खुदकुशी की है। तो जब आप किसान का हित साध रहे थे, उनके लिए जब आप पैसा उनके बैंक अकाउंट में भिजवा रहे हैं, तो वो खुदकुशी क्यों कर रहा है? कोई आंकड़ा, पंजाब तक के किसानों ने खुदकुशी की है, विदर्भ के किसानों ने खुदकुशी की है, गुजरात में भी खुदकुशी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी खुदकुशी हुई है, कर्नाटक में भी खुदकुशी हुई है। तो आज हमें लगता है एक सामूहिक परिस्थितियों में ही समझिए, जिस तरह प्रधानमंत्री आंकड़े जोड़ते चले जा रहे थे कि देखिए 7,50,000 करोड़ रुपया हम 10 साल में किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि से दे देंगे। तो आज इस बात को समझिए कि इस देश की पूंजी पर ही यह सरकार चल रही है और हमारे आपके दिए गए पैसे पर ही यह सरकार टिकी है। तो यह सरकार अपने निर्णय अपने अनुकूल कैसे ले सकती है? इसीलिए आज उस परत दर परत को हम खोलना चाहते हैं, जिसके जरिए बात और स्पष्ट हो जाए कि दरअसल यह सरकार किस रूप में असफल हो चली है और सरकार के पास क्यों कोई विजन नहीं है। और उस विजन ना होने के स्थिति में वह सारी चीजें उन कॉरपोरेट के कंधों पर डाल देना चाहती है, जो कि अपने हिसाब से पूंजी कमाए, पूंजी बनाए और उसका एक कट टैक्स के तौर पर, कमीशन के तौर पर सरकार के पास आ जाए। कमीशन पार्टी में जाएगा, टैक्स सरकार के पास आएगा। यह एक स्थिति है। सिलसिला देखिए, हमको लगता है आज हमको दोबारा कुछ पहले आपको लिए चलना होगा, जब सरकार ने यह बजट पेश किया था। सरकार ने अपने बजट में बताया था कि हमारे पास 30,42,230 करोड़ रुपए आएंगे। ये रुपए आएंगे कहां से? इसमें से सबसे बड़ी रकम जो लगभग 20 लाख करोड़ की है वह टैक्स से आएगी। टैक्स भी कई तरह के होते हैं। जीएसटी 6,90,500 करोड़, इनकम टैक्स 6,38,000 करोड़, कॉरपोरेशन टैक्स 6,81,000 करोड़, एक्साइज ड्यूटी 1,24,890 करोड़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेस लिया जाएगा वह 1,25,610 करोड़, इसके अतिरिक्त सेस लेंगे वो 16,500 करोड़, जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी वो तकरीबन 1,38,000 करोड़ की होगी, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे हम टैक्स वसूलेंगे लगभग 7,500 करोड़। इन सभी को जब आप टैक्स को जोड़ दीजिएगा, ये टैक्स हो जाता है लगभग 24,22,000 करोड़। सरकार कहती है हम इतना टैक्स हमारे पास नहीं, हमको राज्यों को भी तो देना है। राज्यों को सरकार जो देगी वह 7,84,181 करोड़, 7,84,181 करोड़ सरकारों को देगी। यानी 24,22,000 करोड़ में से राज्यों को दी जाने वाली रकम जब आप माइनस करेंगे तो सरकार के पास बचता है 16,37,811 करोड़ रुपए। यह टैक्स का पहले राउंड का पैसा बना। लेकिन सवाल है, सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावे भी सरकार पैसा की व्यवस्था कर रही है। वो सर्विस टैक्स अलग से जो पैसा लेगी उसमें भी लगभग 3-3.5 लाख करोड़ रुपए वो आएंगे, वह भी आप ही से लेगी। आप ही से लेने का मतलब है जैसे कम्युनिकेशन सर्विस सरकार देती है, उसकी वसूली जो करती है आपसे वो लगभग 1,33,027 करोड़। आप जो मोबाइल यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, जो भी इंटरनेट यूज करते हैं, वो कंपनियों से लेती है, कंपनी आपसे लेती है। तो कुल मिला के आप ही के जरिए, कंज्यूमर के जरिए ही टैक्स का पैसा जा रहा है सरकार के पास। तो कम्युनिकेशन सर्विस का ले लिया जाता है। इसके अलावे जो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो आप यूज करते हैं उसका भी सरकार, सर्विस का भी उसमें पैसा लेती है। उससे सरकार के पास जो सेस और बाकी माध्यमों से पैसा आता है वो लगभग 25,776 करोड़ का आता है। जो सुविधा देती है रेलवे, जो सुविधा मिलती है आपको बसों की, सड़कों की, उससे भी पैसा निकालती है लगभग 38,000 करोड़ रुपए। जो बिजली दी जाती है, जो पावर दिया जाता है, उसमें भी सरकार पैसा लेती है, वो पैसा 18,425 करोड़। इसके अलावे जो इस देश में पब्लिक सेक्टर जो जिसको सरकार बेचने की दिशा में बढ़ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट जो कहते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं उनका जो डिविडेंड होता है वह भी सरकार के पास आता है। प्रॉफिट
जो कहते हैं वो 1,55,395 करोड़ है। इसके अलावे कुछ इंटरेस्ट भी इन पीएसयू से आता है, वो लगभग 11,515 करोड़ है। अब आप सोचिए कि जब इतनी बड़ी रकम आ रही है, इसको हमने जब जोड़ना शुरू किया, एक तो टैक्स से सीधे सीधे 16,37,819 करोड़ आया। उसके बाद ये जो दूसरी स्थिति हमने आपको बतलाई, जो सर्विस टैक्स आ रहा है, वो लगभग 3,82,415 करोड़ आया। कुल मिला के 20,20,234 करोड़ रुपए आपने टैक्स से दे दिए। आपके जहन में अगला सवाल आएगा, सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या? कर रही है सरकार। सरकार दूसरी जगहों से पैसा लाने का उपाय कर रही है, लेकिन वो पैसा कहां से लाएगी? ये जो बाकी 10 करोड़ का जो हिसाब दिया है, इसमें धेला भर पैसा सरकार के पास ना आएगा ना आ पा रहा है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? ये देखिए, सरकार बोल रही है कि हमने जो कैपिटल रिसिप्ट, इसके बाद वो कहती है जो कर्ज दिया हुआ है, जिसको एनपीए कहते हैं हम लोग, जो बैंकों को जो कंगाल होते जा रहे हैं बैंक, जिसको कर्ज लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट, उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट ऐसे भी हैं जो एग्रो फील्ड से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। वह भी किस रूप में इस देश का पैसा ले गए, वो भी हम आज आपको बतलाएंगे, तो समझ पाइएगा इस देश का सिस्टम चल कैसे रहा है और मोदी सरकार की अपनी इकोनॉमी क्या कहती है। जब वहां वो फेल है तो किसानी में सफल कैसे हो जाएगी, ये उन्हें बताना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती नहीं है सरकार कि पूछा जा सके, इंटरव्यू भी नहीं देती है। कर्ज के जरिए वो कह रहे हैं कि जो एनपीए है उसमें से 5,14,874 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। एनपीए का पैसा आ नहीं पा रहा है, एनपीए लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो वो कर्ज की पैसे की उगाही ये कैसे करेंगे? ये कोई नहीं, सिर्फ दस्तावेज में दर्ज है। जो सिक्योरिटी सेविंग था उसके जरिए कह रहे हैं 2,40,000 करोड़ रुपया उसमें से ले आएंगे। कुछ एक्सटर्नल कर्ज दिया हुआ था वह भी हमको मिल जाएगा, वो 4,622 करोड़ का है। इसके अलावे कुछ और कर्जों का जिक्र किया गया, वह भी वापस आ जाएगा। कर्ज कुछ भी वापस नहीं, उसमें बता रहे हैं 5,819 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और इसके अलावे जो पीएसयूज बेचेंगे, यानी जो डिविडेंड इन सरकार को देता है 1,55,395 करोड़ का, उसमें यह कह रहे हैं कि हम डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 2,10,000 रुपए कमा लेंगे। आज की तारीख में इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार के पास 11,000 करोड़ से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं आया है, लेकिन सरकार के बजट बना दिया था 2,10,000 करोड़ का हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। एयर इंडिया कतार में है, कॉन्कर कतार में है, भारत पेट्रोलियम कतार में है, शिपिंग यार्ड कतार में है, बीएसएनएल कतार, सभी कतार में सबको बेचना चाहते हैं ये। इसका मतलब अगला ये हुआ कि सरकार जो पैसा ला रही है, ला पा रही है कितना? सिर्फ टैक्स का पैसा है। और टैक्स का पैसा जो आ रहा है उसमें से सरकार जो खर्च करेगी वो कैसे खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी, यह भी आज जानने की कोशिश कीजिए। तब आप समझ पाएंगे कि यह सरकार अपने बूते इस देश को कुछ भी नहीं दे पा रही है, जो देश का है वही निकालकर लिए चले जा रही है। सरकार ने अपने तौर पर जो खर्च का हिसाब दिया है उसमें उसने कहा है कि जो सेंट्रल एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन होगा 8,87,000 करोड़। इस सेंट्रल एक्सपेंडिचर में मंत्री संतरी, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट सबके पैसे आते चले जाते हैं। इस पे ये खर्च करेंगे 8,87,000 करोड़। जो स्कीम है इस देश के भीतर में उस पर खर्च करेंगे 8,31,000 करोड़। जो पीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन जो चल पा रहे हैं इस देश के भीतर में, उस पर यह खर्च करेंगे 1,82,000 करोड़ रुपए। और जो सरकारी स्कीम है उस पर खर्च किया जाएगा 3,39,895 करोड़। आपके दिमाग में सवाल होगा, एक तो स्कीम पर करेंगे 8,31,000 करोड़ रुपया और एक सरकारी स्कीम पे खर्च करेंगे 3,39,895 करोड़। ये खेल क्या है ये भी हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक एक सिलसिला जरा समझना शुरू कीजिए। पीएसयू पे ये खर्च करेंगे 1,82,000 करोड़ रुपया, जबकि पीएसयू इनको पैसा देती है कमाकर लगभग 1,66,950 करोड़। यानी कुल मिला के ये पीएसयू पर एक साल में खर्च करते हैं सिर्फ 16,000 रुपए। यानी इस देश के भीतर में 300 से ज्यादा जो पीएसयू चल रहे हैं उस पर ये खर्च करते हैं सिर्फ 16,000 रुपए। उनकी स्थिति जर्जर होती चली जाए और कौड़ियों के मोल उन्हीं को किसी कॉरपोरेट को बेच दिया जाए तो इस देश में एग्रीकल्चर को आप कौड़ियों के मोल में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। और आप ये चाहते हैं कि इस देश का किसान आखिर में कहे आप ही सही हैं, आप ही प्रधानमंत्री हैं, आप ही देश है, आपके कहे शब्द संविधान के शब्द हैं। ऐसी स्थिति आ गई है क्या? क्योंकि बहुत साफ है, जो आप कैपिटल से चलाना चाहते हैं, जो
पूंजी से चलाना चाहते हैं इस देश को, वहां पर आपका पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम कैसे फेलियर है, यह कोई छुपा हुआ नहीं है। जो नहीं चल रहा था उसको भी आप उसी खांचे में लाना चाहते हैं। यह ठीक ऐसे ही है जो बहुत घाटे वाला बैंक है उसको आप मर्ज कर दीजिए ऐसे बैंक के साथ जिसका घाटा कम होगा, तो दोनों जब मिलाएंगे तो एवरेज एक सरीखा लगेगा। आज की तारीख में विकास दर एग्रीकल्चर की 3.4% है और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है और जो कॉरपोरेट है इनकी विकास दर और जो सर्विस सेक्टर है ये माइनस में है। तो दोनों को मिलाइएगा तो कम से कम जीरो पर तो आ जाएंगे। यह स्थिति सरकार इस तरह से कुछ इसके माइंड में चल रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं इस सरकार की अपनी ही फिलॉसफी को आज समझने की कोशिश कीजिए। अब आपके जहन में आना चाहिए कि दरअसल ये स्कीम क्या है। स्कीम बड़ी शानदार है। सरकार जिन स्कीम के तहत 8,31,825 करोड़ रुपए खर्च कर रही है उसी में तेजस भी आया था। तेजस रेलगाड़ी जो चल रही थी ना, जो बंद हो गई, उसी के तहत वो उड़ने वाला पानी का जहाज भी था अहमदाबाद में, जो वह भी सर्विस बंद हो गई है। इसी के तहत रेलवे पर 70,000 करोड़ का बजट है। इसी के तहत एग्रीकल्चर पर 1,19,000 का बजट है। एग्रीकल्चर का हम अलग से आपको हिस्सा बतलाते हैं। डिफेंस पर 1,13,000 करोड़ रुपए है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर पे 21,488 करोड़ का बजट है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो ज्यादातर अंबानी के पास चला गया है उस पर 42,000 करोड़ का खर्च है। रोड और ट्रांसपोर्ट पर 91,656 करोड़ का खर्च, ये बहुत साफ तौर पर बता रहे हैं। यानी सरकार जो जनता से पैसा लेती है, रोड का, ट्रांसपोर्ट का, जो भी सेस लेती है, उसकी तुलना में सरकार बहुत कम खर्च करती है उसी सेक्टर पर। वो पैसा भी वह अपने ऊपर खर्च करती है क्योंकि सरकार के एक्सपेंडिचर बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी अपनी रईसी लगातार बढ़ रही है और वो मान रही है। बजट में भी उसने माना था, इसीलिए अपना बजट भी उसने कैसे बढ़ा दिया हम आपको यह भी बतलाते हैं। क्योंकि सरकार ने जिस रूप में अपनी इकोनॉमी को बताया है उसमें अब आइए सरकारी स्कीम का बजट जो सरकार ने अपने तौर पर दिया वो लगभग 3,39,895 करोड़ रुपए वो खर्च करेगी। ये सरकारी स्कीम है क्या? सरकारी स्कीम है स्वच्छता मिशन, 12,294 करोड़। सरकारी स्कीम आती है अमृत स्मार्ट सिटी, 13,750 करोड़। हेल्थ मिशन 34,000 करोड़ रुपए। शिक्षा मिशन 39,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा मिड डे मील 11,000 करोड़ रुपए। मनरेगा जिसको अब 40,000 और बढ़ा के, पहले 61,000 करोड़ था, अब बढ़ा के 1,00,000 करोड़ कर दिया गया, वह भी इसमें आएगा। जो सड़क योजना है, जो सड़क का पैसा सेस से भी लेती है और सड़क का पैसा यहां पर इन्वेस्ट करने का जिक्र भी कर रही है, लगभग 19,500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना 27,500 करोड़ रुपए। ये सरकारी स्कीम्स है जिस पर वो खर्च कर रही है। अब यहां पर बात शुरू होती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर को लेकर सरकार के पास जो अपना बजट सरकार ने बनाया उसमें 3 चीजों पर खर्च करने का जिक्र किया। एग्रीकल्चर पर 1,19,219 करोड़ एक साल में। फर्टिलाइजर पर 71,000 जो कह रहे हैं कि सब्सिडी देगी। पीडीएस सिस्टम, इस देश के राशन दुकानों तक अनाज देने में उस पर बोझ पड़ता है 1,21,078 करोड़ रुपए। यानी इन तीनों को जब आप मिला दीजिएगा तो ये तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बनता नहीं है, 3,11,000 करोड़ रुपए का बनता है। अब इसके पैरेलल में आइए, जो आप कॉरपोरेट को आपने उसके टैक्स की जो माफी दे दी, उस टैक्स की माफी से भी कम है जो आप एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि सरकार कॉरपोरेट के लिए है, इसका मतलब है सरकार इंडस्ट्रीज के लिए है, इसका मतलब है सरकार पैसे वालों के लिए है जो पैसा लगा पाए। क्योंकि सरकार कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। सरकार के पास सिर्फ एक ही विजन है कि हमसे ये नहीं संभलेगा। जो आज उन्होंने कहा कि गोडाउंस में अनाज सड़ जाता है, हमको ये भी देखना होगा, तो हम बिजनेसमैन से कह रहे हैं आप इस क्षेत्र में आइए, कुछ प्रोसेसिंग फूड में आइए। जब इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो हमारे जहन में लगातार ये बात आ रही थी कि जो लोग ऑलवेज जुड़े हुए हैं इससे, और इस देश के भीतर में जब एनपीए बढ़ता चला जाता है तो उनकी क्या स्थिति है, उसका जब हमने डॉक्यूमेंट चेक करना शुरू किया। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कैसे जी रही है जो पैसा लगाते हैं, यह भी जानना बहुत शानदार है। इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा जिन्होंने बैंक से कर्ज उठाया उसमें जो पहला नाम आता है वो RIE,
REI एग्रो लिमिटेड है, ये राइस जो बासमती चावल होता है ना, उसको ये एक्सपोर्ट करता है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। उसने बैंक से जो पैसा लिया हुआ है वो 4,197 करोड़ का है। ये पैसा एक इंडस्ट्री ने जो एग्रोफील्ड से जुड़ी हुई है, ये हाईएस्ट है। इसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है रुचि सोया इंडस्ट्री है, जो कि सोया प्रोटीन बनाती है, सोया फ्लोर बनाती है, फ्रूट जूस बनाती है, सोया मिल्क बनाती है, अलग अलग और भी इसके पास चावल गेहूं भी है, बार्ली भी है, तुअर भी है, इन सब पे काम करती है। ये पहले जिस कंपनी के पास थी, इसको अब बाबा रामदेव की कंपनी ने खरीद लिया है। लेकिन इस रुचि सोया ने भी जो उठाया हुआ है वह भी 3,225 करोड़, वह भी पैसा बैंक को लौटाया नहीं गया है। तीसरी कंपनी आती है KS ऑयल लिमिटेड, इसने लगभग 1,026 करोड़, ये मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सब चीज़ों को बनाती है। यानी किसानी हो रही है, किसानी के प्रोडक्ट से जो बना रहे हैं काम, वो बैंक से पैसा ले रहे हैं, बैंक उनको पैसा दे रहा है और उसके ज़रिए वो पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं, उनकी एक फहरिस्त है। जो ऐसी बहुत सारी, हमने सिर्फ 3 का नाम आपके सामने लिया। इस स्थिति में बाकी नाम भी आएंगे आपके जहन में, महल चौकसी भी नाम आएगा जिसने सबसे ज़्यादा लिया हुआ था। उनकी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड था, लगभग 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने उठा लिया था। इसी तरीके से एक विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड है, ये जतिन मेहता का है, ये भी गुजरात से आते हैं, 3,386 करोड़ रुपए इन्होंने बैंक से उठा लिए। वो किस्सा एक अलग है, जो कॉरपोरेट ने पैसा कितना उठाया है और इस देश का NPA बढ़ते 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 कितना हो गया, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन अगर आप इकोनॉमी चलाना नहीं जानते हैं और आपको इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का हुनर नहीं है, सिर्फ ये हुनर है कि इधर से एक टोपी उठाएंगे, इधर पहना देंगे, इसको बताएंगे, फिर इधर ले आएंगे, इससे तब तक हम कट लेंगे या हम टैक्स लेंगे या हम कमीशन लेंगे कॉरपोरेट से, उसको इस देश की जनता और डेमोक्रेसी की मजबूरी बताएंगे और डेमोक्रेसी और जनता के ऊपर रिफॉर्म की बात कहेंगे और उसका पैसा इधर ले आएंगे। यह बस हुनर आता है। तो इसका असर क्या हुआ है, जरा यह देखिए। इसका सबसे बुरा असर यह हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे इस देश में इंडस्ट्री की फील्ड हो। इस दौर में सिर्फ हम इसी दौर का जिक्र आपसे करना चाहते हैं कि जो बीते 6 बरस में सरकार है, इस सरकार ने लगभग 7,77,800 करोड़ रुपया कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज ने जो बैंक से पैसा उठाया था उसको राइट ऑफ कर दिया है। यानी उन्होंने कहा विलफुल डिफॉल्टर वो हो गए, हम पैसा नहीं दे सकते हैं, हमारे पास कुछ भी पैसा लौटाने को नहीं है। जैसे अनिल अंबानी साहब ने कहा पैसा नहीं है, तो उनकी कंपनी NCLT में चली गई। ऐसे लोगों जो भरे हुए हैं इस देश के भीतर में और अब विदेशों में कुछ भाग गए हैं, 7,77,800 करोड़ रुपया 2015 से 2019 के बीच उनका जो है राइट ऑफ किया गया। इस दौर में ऐसा नहीं है कि किसानों पे जो कर्ज था उस कर्ज की माफ़ी नहीं हुई, वो माफ़ी स्टेट देते हैं, अपने बजट से निकालते हैं। और उनको भी अगर आप जोड़िएगा 2015 से 2019 के बीच में इस देश में किसान एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा है, तो जो भी आना चाहता है कहता है हम कर्ज माफ़ कर देंगे, वह भी जोड़िएगा तो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ वह भी बनेगा, इससे भी इनका। लेकिन सिस्टम आपके यहाँ नहीं है, आपने कोई सिस्टम बनाया ही नहीं, क्योंकि इस दौर में सबसे ज़्यादा बीजेपी शासित राज्य थे। अगर आप ध्यान दीजिए 2014 की लोकसभा चुनाव के बाद जो हवा चली, महाराष्ट्र में जीते, हरियाणा में जीते, झारखंड में वो जीतते चले गए। 2019 में फिर कुछ हार मिली है, अन्यथा 2014 से 2019 के बीच में जो 2.5 लाख करोड़ रुपए जो माफ़ी है वो अलग अलग राज्यों का भी देखिएगा तो आंध्र प्रदेश में जैसे 2015 में लगभग 24,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ़ किया गया। तेलंगाना की सरकार ने किया 17,000 करोड़ रुपया। 2017 में तमिलनाडु ने किया था 5,280 करोड़ रुपया माफ़। 2018 में महाराष्ट्र ने किया लगभग 34,000 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश ने किया 36,000 करोड़ रुपया। पंजाब ने किया 10,000 करोड़ रुपया। कर्नाटक ने किया 18,000 करोड़ रुपया। पिछले बरस याद कीजिए राजस्थान ने 18,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ी की किसानों की। मध्य प्रदेश ने की लगभग 36,000 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ ने लगभग 6,100 करोड़ की कर्ज माफ़ी की। महाराष्ट्र ने फिर की, जब नई सरकार उद्धव सरकार आई कि हम भी माफ़ कर रहे हैं 45,000 करोड़ से 51,000 करोड़ के बीच में, उसने भी कुछ माफ़ी का ऐलान किया। मैसेज ये है कि इस देश को चलाना कैसा है ये समझ ही नहीं है। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने इस देश के भीतर में कुछ भी नई चीजें डेवलप की ही नहीं है, तो फिर आप किसानी को डेवलप कैसे कर दोगे?
जो चीजें चली आ रही थी इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से, 91 के बाद से इस देश के भीतर में, जब इस दौर में वह भी डूबने लगी, तो फिर आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म के जरिए इस देश के किसानों को कैसे विकसित कर दोगे और कैसे आगे बढ़ा दोगे? यह सबसे बड़ा सवाल है शायद। और यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने की स्थिति में इसलिए सरकारें नहीं आ पाती है क्योंकि सियासत ही धर्म है, मान लीजिए, तिकड़मबाजी करनी ही राजनीति है, मैनेज करना है, गवर्नेंस अपने तौर पे करनी है। जो भी सरकार जहां पर बनेगी उसकी विधायकों की खरीद होगी। अब जैसे टीएमसी की दिशा में बढ़ गए, बंगाल बढ़ गए, तो टीएमसी में ममता के साथ खड़े विधायक ही चाहिए, तभी तो वो जिता पाएंगे और तभी तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी। एक ऐसी स्थिति में चीजें आकर खड़ी हो गई हैं कि इस देश के भीतर में आप विजन लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप किसानी का जिक्र कर रहे हैं। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जिन डाटा को रख रहे थे, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इससे पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया और उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो ये कोई बुरा सुनने में नहीं लगता है कि वाकई इन्होंने बहुत काम किया है। इसलिए ये ठीक लगता है क्योंकि इससे पहले भी लूट खूब हुई है, लेकिन अब उसको कानूनी इसलिए पहनाया जा रहा है कानूनी तौर पर क्योंकि चीजें सरकार अब अपने अनुकूल चाहती है, क्योंकि पहली बार देश की इकोनॉमी पटरी से इतनी उतर गई है कि अगर कोई भी कॉरपोरेट बिना कानून का सहारा लिए अब इस फील्ड में नहीं आना चाहेगा, नहीं तो वो लिटिगेशंस में फंस जाएगा, कानूनी तौर पर किसानों के उसमें फंसता चला जाएगा। और ये कहने की बात है कि कानूनी तौर पर किसानों के हक में ही चीजें रहेंगी, फैक्ट यह है कि पैसे के हक में इस देश में ही कानून भी रह जाता है। यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि इस देश में जब किसानों की सुनवाई करते हुए इस देश के सबसे जाने माने वकील, जिनकी ज्यादा वक्त विदेश में ही गुजरता है, उनको लगता है कि उनकी जान पर खतरा ना आ जाए, आंदोलन चल रहा है तो उनकी गाड़ी को कोई चोट ना पहुंचा दे, इस तरह के वक्तव्य जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर में किसानों का विरोध करते हुए दिए जाते हैं, तो इसका मतलब है ये देश किसानों के लिए नहीं बचेगा, ये देश मजदूरों के लिए नहीं बचेगा, ये देश उन नागरिकों के लिए नहीं बचेगा जो सरकार के नियम कायदे कानून से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यह देश एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर सरकारों को लगने बहुत साफ लगा है कि वही सब कुछ है, वही देश है। और शायद इसीलिए बीते 22 दिनों के किसान आंदोलन के भीतर अगर आप झांक कर देखिएगा तो 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत आंदोलन करते वक्त हो गई। लेकिन इसी बीच में 10 से ज्यादा भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने जहां जहां पर दिए, वह किसानों के हक में यह कहते हुए दिए कि यह आंदोलन बिल्कुल गलत है, यह भ्रम से पैदा हुआ आंदोलन है। जो भी तर्क दिए गए वह किसानों के हित की बात कहते हुए दिए गए, जबकि किसान खुद आंदोलन में संघर्ष करते हुए कह रहा है कि यह उसके हित में नहीं है। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ हैं। कॉरपोरेट का हक प्रधानमंत्री के हक के साथ जुड़ता है। जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसमें जिसके पास पूंजी है वह अगर किसानी में आ जाए तो इस देश का विकास हो जाएगा। प्रधानमंत्री यह भी अब समझाना चाहते हैं। यानी बीते 22 दिनों के भीतर दिए गए 10 से ज्यादा भाषण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के अगर आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो आपको इस देश के किसानों से घृणा हो जाएगी। और इस देश के किसानों के भीतर जब आप झांक कर देखिएगा तो इस देश की राजनीति से आपको घृणा हो जाएगी। और उसमें भी जो सत्ता ये सोचने लगे कि वही देश हो चले हैं, तो फिर इससे भयावह स्थिति देश के भीतर कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि वाकई यह एक देश के सामने नाजुक मोड़ है जहां पर बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुआ और दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी के जरिए मध्य प्रदेश के किसान को, कभी आंध्र प्रदेश के किसान को, कभी फिक्की में, कभी बनारस, इन सब बातों का जिक्र किसानों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर तैनात किसानों से बात नहीं कर रहे हैं। यह सीमा दिल्ली की जरूर है, लेकिन इस देश की इकोनॉमी की भी सीमा वही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।